वो गार्डन में अपने पसंदीदा झूले पर बैठी मोबाइल को देख देख कर मुस्कुरा रही थी। ठंडी हवा उसके बालों से छेड़छाड़ कर रही थी कि दूर से उसे मुस्कुराते देखकर जाज़्बा उसकी सिमत चली आई। हर वो राह जिस पर दिल चलना चाहे, ज़रूरी नहीं कि वो एक अच्छी राह हो। तुम्हारा और अवैस का मोहब्बत का ताल्लुक मेरी नज़र में एक हराम ताल्लुक है, क्योंकि जहाँ सच्ची मोहब्बत हो वहाँ ताल्लुक को हलाल बनाने में देर नहीं की जाती है। जाज़्बा ने फिर से उसे समझाते हुए कहा, क्योंकि वो जानती थी कि ये मुस्कुराहटों की बहार उसके चेहरे पर सिर्फ अवैस से बात करते हुए ही होती थी। मैं तुम्हारा ये भाषण सुन सुनकर पक चुकी हूँ। खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं अच्छे से समझती हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे जलती हो कि मुझे इतना चाहने वाला इंसान मिल गया है और तुम्हें कोई घास भी नहीं डालता। ये जो हराम ताल्लुक का दर्द तुम मुझे देती फिरती हो ना, तो लैला मजनू, हीर रांझा, सिस्सी पन्नू, शीरी फरहाद, ये सब भी तो बिना शादी के एक दूसरे से मिलते थे और मोहब्बत करते थे। इनके ताल्लुक को तो आज तक किसी ने हराम नहीं कहा। उल्टा सब उनकी कहानियाँ पढ़ते, सुनाते और दिखाते हैं। क्योंकि मोहतरमा जाज़्बा जी, मोहब्बत में दीन ईमान नहीं देखा जाता, बल्कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। सुमैया ने झूले से उतरकर पैर पटकते हुए कहा और अंदर चली गई। पीछे जाज़्बा उसे तासुब से देखती रह गई। वो उसे बताना चाहती थी कि वो उसे जलती नहीं, बल्कि उसका भला चाहती है, मगर शायद सुमैया अब किसी की सुनना ही नहीं चाहती थी। सुनहरी शाम, खूबसूरत रेस्टोरेंट और आंखों के सामने उसकी मोहब्बत। अवैस भी मौजूद था, मगर फिर भी उसे एक बेचैनी सी थी। वो खुश नहीं लग रही थी। क्या हुआ सुमैया, तुम्हें ये रेस्टोरेंट अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसे खामोश क्यों हो? अवैस ने उसे बेचैन देखकर पूछा। आखिर हम शादी कब करेंगे? हमें ऐसे बातें मुलाकातें करते 1 साल हो चुका है। तुम अपने घर में मेरे बारे में कब बताओगे? सुमैया लाख जाज़्बा से कुछ न कुछ कहकर पीछा छुड़ा लेती थी, मगर अकेले में उसकी बातों पर सोचे बिना नहीं रह पाती थी। इसलिए उसने आज फिर से ये सवाल अवैस से किया। यार, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं अपनी बहन से पहले अपनी शादी का सोच भी नहीं सकता। एक बार मेरी बहन की शादी हो जाए, फिर मैं अपनी शादी का कहता हुआ अच्छा भी लगूंगा। और ये क्या तुम हर थोड़े दिनों बाद शादी का टॉपिक लेकर बैठ जाती हो? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर एतबार नहीं है? अवैस ने अपनी मजबूरी बताते हुए आखिर में प्यार भरे लहजे में कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी मजबूरी को समझती हूँ। बस मैं जाज़्बा की बातों में आ जाती हूँ। वो कहती है कि जिनको सच्चा प्यार होता है, वो इस तरह अपनी मजबूरियाँ बताने के बजाय अगर शादी नहीं कर सकते तो मंगनी या निकाह तो कर सकते हैं ना। सुमैया ने अवैस के सामने जाज़्बा की बातें रखीं। यार, मेरी बहन क्या सोचेगी अगर उससे पहले मैं अपनी शादी का कहूँगा? तुम ये भी तो सोचो ना। और जाज़्बा, तुम्हारी वो कज़न, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि वो सिर्फ तुमसे जलती है, क्योंकि तुम इतनी प्यारी हो और तुम्हें मुझ जैसा डैशिंग लड़का जो मिल गया है। अवैस ने उसे समझाते हुए आखिर में शरारत से कहा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। सुमैया ने भी अवैस की हाँ में हाँ मिलाई। सुमैया, अपने नाम की पुकार पर उसने मोबाइल से सर उठाकर देखा। अवैस अपनी कोई कॉल सुनने बाहर गया था, तो वो भी मोबाइल में लग गई थी। अरे तानिया, तुम यहाँ? कैसी हो? तुमने तो यूनी भी छोड़ दी थी और ना ही किसी से कोई राब्ता रखा। कहाँ गायब हो गई थी आखिर? सुमैया ऐसे अचानक तानिया को देखकर जहाँ खुश हुई, वहीं उसे हैरत भी हुई थी। मेरा छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम अवैस के साथ क्या कर रही हो? तानिया ने सवाल के बदले में जवाब के बजाय उल्टा सवाल कर डाला। तुम अवैस को जानती हो? सुमैया भी जवाब के बजाय सवाल कर बैठी। यार, लंबी कहानी है, मेरे साथ चलो, मैं बताती हूँ। कहीं अवैस हमें साथ में ना देख ले। तानिया ने हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। वो हैरान परेशान तानिया के साथ चलती हुई तानिया की गाड़ी में आ बैठी। अब बताओ, तुम अवैस के साथ क्यों थी? तानिया ने फिर से अपना सवाल दोहराया। यार, वो मैं और अवैस एक दूसरे को पसंद करते हैं, सुमैया ने बताया। ओह मेरे अल्लाह, तुम भी उसके चुंगल में फंस गई। जानती हो, अवैस मेरा दूर का कज़न है और मेरे भाई की शादी में अवैस और मैं एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और अवैस के ही कहने पर हम छुप छुप कर मिलने लगे थे। मैंने अवैस से 1000 बार शादी का कहा, मगर वो कह देता था कि अभी मैं स्टेबल नहीं, पहले स्टेबल हो जाऊं, फिर घर में बात करूंगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर उसने मेरी कुछ गलत तस्वीरें लेकर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैं बहुत परेशान थी।
جب ہی میں نے یونی بھی چھوڑ دی تھی اور اتنی سخت بیمار پڑ گئی تھی کہ سب گھر والے پریشان تھے۔ پھر ایک دن بھائی کو میرے موبائل میں اویس کے بلیک میلنگ والے میسیجز دکھ گئے۔ پہلے تو وہ غصہ ہوئے، پھر بعد میں انہوں نے سب سنبھال لیا، مگر میں ان کا اعتبار کھو چکی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے گھر والوں سے کہہ کر جلد سے جلد شادی کر کے مجھے رخصت کر دیا۔ اور نصیب دیکھو، شوہر بھی شکی ملا، بات بات پر مارتا ہے۔ تانیہ نے روتے ہوئے کہہ کر آستین اوپر کر کے ہاتھ دکھائے، جہاں جا بجا نیلوں کے نشان تھے۔ سمیہ اس کی باتیں سن کر سکتے میں تھی، پر میں اتنا جانتی ہوں کہ یہ سب میرے گناہوں کی سزا ہے جو میرے شوہر کی صورت مجھے ملی ہے۔ میں ہی تھی جو راہ ہدایت سے بھٹک کر گھر والوں کو دھوکہ دے کر اویس کے پیار میں مبتلا ہوئی تھی۔ تانیہ نے اذیت سے کہتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے۔ سمیہ کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے، مگر یہ آنسو شکر کے تھے کہ اللہ نے اسے وقت سے پہلے تانیہ کی بدولت راہ ہدایت کا راستہ دکھا دیا تھا۔